नमस्ते दोस्तों, मैं अभिनव सरवा, प्राध्यापक हिंदी साहित्य और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साहित्य सरगम। आप सभी का इस मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, ये मंच बनाया गया है, ये चैनल बनाया गया है हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं में रचित रचनाओं की एक समीक्षात्मक टिप्पणी के लिए या उस पर एक जानकारी के लिए उसके हम खुद कर सकते हैं, किसी दूसरे पाठक का इंटरव्यू कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हम इस पर करते रहेंगे लगातार। आप बने रहें और यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। आज मेरे हाथ में है बाबा नागार्जुन के द्वारा रचित उपन्यास नई पौध। इस नई पौध की रचना 1953 में लिखा है। यहाँ राजकमल प्रकाशन ने पुस्तकालय संस्करण के रूप में 1953 में से प्रकाशित किया। उसके बाद में इसका छठा संस्करण जो है वह 2018 में आया। हिंदी प्रयोगशाला में यह 15 अगस्त 2020 को शामिल हुआ था। 2020 में सितंबर के महीने की लास्ट तारीख को हमने इसे पहले पूरा किया। अभी आज इसे दोबारा और पूरा किया है। इसकी कहानी, इसके संदेश, इस पर बात करेंगे। तो इसकी जो भाव भूमि है, इसकी जो पृष्ठभूमि है वह बेमेल विवाह पर आधारित है। बेमेल विवाह उस जमाने की बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी और उसकी प्रताड़ना जो है वह सिर्फ और सिर्फ महिला या लड़की को मिला करती थी। एक 17, 18, 20 वर्षीय लड़की की शादी 60, 70 वर्षीय व्यक्ति से कर दी जाती थी, जो कि अत्यंत ही अनुपयुक्त और दुर्भाग्यपूर्ण फैसला हुआ करता था। कुछ लोग पैसे लेकर कर देते थे, कुछ मजबूरी में, लेकिन वजह जो भी रही हो, ये बेमेल समस्या एक बड़ी सामाजिक समस्या थी। बाबा नागार्जुन का ध्यान इस तरफ गया और उन्होंने इस पर ये उपन्यास लिखा। इस उपन्यास की खूबसूरती यह है कि वर्तमान समय के या आप पीछे के भी देखेंगे तो उपन्यास विधा में कहीं ना कहीं एक स्थूल प्रेम या अश्लीलता का पुट होता है। थोड़ा बहुत कम ज्यादा मात्रा में हो सकता है, लेकिन इसमें रत्ती भर भी नहीं है। सुई की नोक टिकने जितनी अश्लीलता भी इसमें नहीं है। एक व्यक्ति हैं, 6-7 बेटियों के बाप हैं और उनकी बड़ी बेटी 3 साल के वैवाहिक जीवन के बाद विधवा हो जाती है और उस विधवा बेटी को उसके ससुराल वाले अपने संपत्ति से बेदखल कर देते हैं, उससे घर से निकाल देते हैं। वह अपने पिता के घर रहती है। पिता के घर रह रही वह है बेटी और उसकी बेटी अर्थात पंडित जी की दुहिती, दोनों उस घर में पल पोस रही हैं। पंडित जी अपनी 7 बेटियों की शादी कर चुके होते हैं। अब उन्हें अपनी दुहिती की चिंता है, जिसका नाम विश्वेश्वरी रखा था, लेकिन गांव के लोग या आस पड़ोस के लोग या घर के लोग उसे प्यार से विश्व या विशेषरी कहते हैं। पंडित जी के 3 लड़के भी हैं, तीनों अलग अलग जगह पर नौकरी कर रहे होते हैं। अब वहां पर एक मेला टाइप कुछ लगता है, घटक जिसको बोलते हैं। वहां कुछ दलाल आते हैं, वहां दोनों साइड के लोग इकट्ठे होते हैं, एकत्र होते हैं। उसमें वर पक्ष और वधु पक्ष के लोग, और वे अपने लिए उपयुक्त रिश्ते की तलाश करते हैं। जो दलाल लोग होते हैं वे उपयुक्त रिश्ता उनको बताते हैं, उनको कुछ कमीशन मिलता है और जहां तक संभव हो सके वे बुजुर्ग या बूढ़े आदमी को किसी युवती के साथ विवाह करने की और एक सिफारिश करते हैं। इसी सिलसिले में खोखा पंडित की दुहिती विश्व की शादी एक 60-62 वर्षीय आदमी से तय की जाती है, जिसके पहले 3-4 विवाह हो चुके होते हैं। 3 उसके बेटे हैं जो अलग अलग जगहों पर नौकरी कर रहे होते हैं। अब देखिए क्या होता है, घर में वो आते हैं दूल्हा बन के, दूल्हे के रूप में वो 60-62 वर्षीय व्यक्ति आता है और धनाढ्य परिवार है। घर में कहते हैं कि हाथी भी बंधा हुआ है तो विश्व ऐश करेगी, लेकिन 60-62 वर्षीय व्यक्ति के साथ एक पत्नी के रूप में कोई 17-18 वर्षीय लड़की ऐश कैसे कर सकती है? असंभव सवाल है। अब उसी गांव में 4-5-6 लड़के ऐसे होते हैं जो समाजवादी विचारधारा के हैं, क्रांतिकारी विचारधारा रखते हैं और वे मानते हैं कि यदि विश्व की शादी, विशेषरी की शादी, विश्वेश्वरी की शादी यदि इस 60-62 वर्षीय व्यक्ति से हो जाती है तो यह हमारे लिए डूब मरने की बात होगी। और वे जिस दिन शादी होती है, लगन तय होता है, उस दिन घर में जाते हैं, उस व्यक्ति को डराते धमकाते हैं कि तू जिस तरह से उस घोड़े पर बैठ के आया था वैसे ही चला जा, अन्यथा हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो लड़कों ने वह शादी रुकवा दी। और एक बात और खास, आज की युवा पीढ़ी के लिए जो संदेश है वह यह है कि आज के युवा लड़के खासकर
सब पर आरोप नहीं है, लेकिन अधिकांशतः लोग सोशल मीडिया पर लड़कियों को ट्रैक करने का प्रयास करते हैं, उनके मैसेंजर में घुसने का प्रयास करते हैं, उनकी इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज हाय हेलो भेजते हैं, तमाम वो चीजें होती हैं। और वो अपने आस पड़ोस की लड़कियों को भी एक अवसर या एक मौके के रूप में देखते हैं। लेकिन उस गांव के वे लड़के जिसमें दिगंबर है, माहे है, ये लोग अवसर नहीं जिम्मेदारी के रूप में देखते हैं। पहली बात, उन्होंने विश्व को, विशेषरी को बेमेल विवाह से बचाया। अब वो इस बात, अच्छा अब क्या होता है, वो 60-62 वर्षीय जो आदमी है वह प्रचार करता है इस बात का कि मैंने विशेषरी की मांग भर दी है और वह अब मेरी पत्नी है, वो ना हो लेकिन मैंने उसकी मांग भर दी है। और जब किसी लड़की के विषय में ऐसी बातें उठती हैं तो आप यकीन जानिए कोई भी व्यक्ति उससे शादी करने से कतराएगा और वो दूसरा अवसर, दूसरी लड़की ढूंढने का प्रयास कर सकता है। अब दिगंबर, जिसे दिग्गो कहते हैं, वह दिगंबर जो सबसे आगे था, सबसे बड़ा अगुआ था, नेतृत्व करने वाला था, वह इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि विश्व की शादी वह करवाए। अब दिगंबर का ननिहाल है, दिगंबर की ननिहाल में उसका एक किसी जमाने का सहपाठी था। हालांकि दिगंबर 9वीं में फेल होकर छोड़ देता है और वह लड़का जो वाचस्पति है वह पढ़ता चला जाता है, नौकरी करता है। और जब अपनी ननिहाल जाता है तो दिगंबर को पता चलता है कि उसकी शादी नहीं हुई है और अपनी माँ, क्योंकि उसके पिता का देहांत हो चुका था, माँ बेटे दोनों ही है, माँ कहती है कि बेटा तू ही इसको मना, ये मुझे शादी करने के लिए मना कर रहा है, 5 साल से मैं इसके पीछे पड़ी हूं। उस कंडीशन में, उस स्थिति में दिगंबर उसे मनाता है और विशेषरी के लिए एक न केवल उपयुक्त बल्कि न केवल नौकरी वाला बल्कि उसके लिए सबसे उपयुक्त वर की तलाश करते हैं, धूमधाम से उसकी शादी करवाते हैं। उसके मामा है 3 विशेषरी के, और विशेषरी के तीनों मामाओं को विश्वास में लेकर वह है दिगंबर, माहे, ये जो भी लड़के थे सभी, और उसकी शादी करवा देते हैं। तो यह एक जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को पूरा गांव, पूरा समाज एक लड़की के लिए समझे, इस विषय पर और बेमेल विवाह को आधार बनाकर नागार्जुन बाबा ने ये जो उपन्यास लिखा है, यह इतना प्रासंगिक और जरूरी उपन्यास है कि आज के जमाने के हर युवक और हर युवती, किशोर वय के सभी बच्चों को यह उपन्यास पढ़ना चाहिए और सीख लेनी चाहिए कि लड़की हमारे लिए अवसर नहीं है, लड़की हमारे लिए जिम्मेदारी है। वह गांव की है तो हमारी जिम्मेदारी है, घर की है तो हमारी जिम्मेदारी है। कि जिस प्रकार से बहन और भाई का रिश्ता होता है, बहन भले ही कितनी खूबसूरत हो, उसके मन में, किसी भी भाई के मन में कभी किसी प्रकार के दुर्विकार नहीं आ सकते। ठीक वैसा ही मामला दिगंबर, माहे और विश्व के मामले में। विश्व अपने सहेलियों के साथ भी बातें करती है, लेकिन कहीं किसी प्रकार की कोई स्थूलता उसमें दिखाई नहीं देती। और बाबा की जो भाषा शैली है, भाषा शैली इतनी ज्यादा ग्रामीण और लोक प्रचलित अंचल वाली है कि उसे पढ़ते हैं तो कई दफा तो फुटनोट के वो देखने पड़ते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। एकदम मिथिला, बिहार के मिथिला क्षेत्र में जो भाषा उस जमाने में बोली जाती थी, उस जमाने में बोली जाने वाली वो भाषा जो है, वह लेखक बाबा नागार्जुन ने अपने इस उपन्यास में काम में ली है। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, यह उपन्यास नहीं है। कुल 21 पार्ट हैं और 21 पार्ट की 21 पार्ट हैं। बड़े शुरू के पार्ट थोड़े बड़े हैं, उसके बाद में बहुत छोटे छोटे पार्टों में इस उपन्यास को और संकलित किया गया है। कुल मिलाकर यह उपन्यास जो है वह है, आपको हम बता देते हैं कि यह उपन्यास कुल मिलाकर 139 पेज का है। 2 बैठक में यह पूर्ण रूप से पढ़ा जा सकता है। विशेषरी हमारे आसपास चारों तरफ नजर आती हैं। जरूरी नहीं कि वह द्विती ही हो, हमारी भांजी ही हो, हमारी भतीजी हो सकती है, बेटी हो सकती है, बहन हो सकती है, गांव की हो सकती है। सब लड़कियां हमारी जिम्मेदारी हैं, उन्हें अवसर के रूप में न माने और एक नई शुरुआत, एक नई सोच के साथ हम इस उपन्यास को पढ़ें और इसे आगे लेकर जाएं। तो मैं सभी दोस्तों से, सभी विदुषी बहनों से दरखास्त करूंगा कि इस उपन्यास को वे खुद पढ़ें और अपने स्कूल के बच्चे जो हैं उन्हें पढ़वाएं, विशेष रूप से लड़कियों को और विशेष रूप से लड़कों को, किशोर वय के लड़के और लड़कियों को। 11वीं और 12वीं क्लास के जो बच्चे बच्चियां हैं
उनको ये उपन्यास जरूर पढ़ना चाहिए ताकि वे अपनी दिशा और दशा तय कर सकें। तो कुल मिलाकर आज की इस समरी में हम इतना ही शामिल करेंगे। अगले वीडियो में फिर किसी नई वीडियो के साथ मिलेंगे, किसी नई पुस्तक के साथ मिलेंगे। तब तक आप हमें अनुमति दे सकते हैं। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेवें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।